सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हाय, हेलो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेट मिडिल इंग्लिश के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मिडिल इंग्लिश की जहाँ तक बात की जाए तो वो 1470s तक चली, जब चैंसरी स्टैंडर्ड, जो कि एक लंदन बेस्ड फॉर्म था इंग्लिश का, बहुत ही मशहूर हो गया। एंड प्रिंटिंग प्रेस जो है, इसने चैंसरी स्टैंडर्ड वाली इंग्लिश को स्टैंडर्डाइज यानी कि एक आम लैंग्वेज बनाने में लग गई। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर की, जी हाँ, जॉफरी चौसर की, जिनके डेट्स 1343 से लेकर 1400 तक हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फेमस वर्क द कैंटरबरी टेल्स के राइटर हैं। आपने सुना होगा इस वर्क के बारे में, हो सकता है पढ़ा भी होगा इसके बारे में कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क है, एक बड़ा रिप्रेजेंटेटिव वर्क है उस टाइम का। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वर्नाक्यूलर लेट मिडिल इंग्लिश को डेवलप करने में, उसको लेजिटिमाइज करने में। यानी सिर्फ डेवलप नहीं किया, उसको लेजिटिमाइज भी किया, उसको लीगल भी किया, ताकि लोग उसमें लिख सकें, पढ़ सकें, बोल सकें, बात कर सकें। एंड उस टाइम पे इसको लेजिटिमाइज कराने में हेल्प की, डेवलप करने में हेल्प की, जब फ्रेंच और लैटिन जो है डोमिनेंट लैंग्वेजेस थी इंग्लैंड में अभी भी। तो मैंने आपको कहा पिछली वीडियोस में कि जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ 1066 एडी का, तो उस टाइम पे क्या हुआ, फिर फ्रेंच, लैटिन, ये लैंग्वेजेस जो हैं ये बहुत डोमिनेंट आ गई। ठीक है, तो जिसकी वजह से एंग्लो नॉर्मन जो डायलेक्ट है वो डेवलप हो गया। एंड अल्टीमेटली सारा जो कोर्ट्स का, बिजनेसेस, ऑफिशियल सब जो था, वो सब का सब फ्रेंच वगैरह में, फ्रेंच और लैटिन जो थी इनकी लैंग्वेजेस, उसमें हैंडल हो रहा था। तो ऐसे टाइम पे जब इतनी डोमिनेशन है फ्रेंच और लैटिन लैंग्वेजेस की, तो जॉफरी चासर जो क्या करते हैं, वो वर्निकुलर लेट मिडिल इंग्लिश को डेवलप एंड लेजिटिमाइज करते हैं। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ इनने यहाँ पे किया है इंग्लिश की डेवलपमेंट के हिसाब से। तो चैंसरी डायलेक्ट जो है वो सीधी सी बात है, वो फिर आम लोगों का डायलेक्ट बन गया। तो कॉमन पीपल जो है इसी डायलेक्ट में पढ़ने लग गए, बात करने लग गए। तो 1460s के आसपास इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस आ गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि चौसर ने कैंटरबरी टेल्स जो है उसको चैंसरी डायलेक्ट में ही लिखा, ताकि हर कोई जो है इसको पढ़ सके, समझ सके, हर कोई जो है इसकी स्टोरी को रिलेट कर सके। बिकॉज जब हम आगे जाएंगे थियरी में इंशाल्लाह, जब मैं पढ़ाऊँगा, तो प्लेटो जब अपना डिफेंस देता है वहाँ पे, सॉरी, एरिस्टोटल जब अपना डिफेंस देता है प्लेटो को कि मैं क्यों आर्ट्स का डिफेंड कर रहा हूँ, तो वो यही कहता है कि बिकॉज ये हमको ट्रेन करता है आगे के इवेंट्स के लिए। वो ट्रेन तभी हो पाते हैं जब हम रिलेट करते हैं इवेंट्स को। तो सीधी सी बात है, चौसर ने भी जब लिखा वर्क को, तो उसने लिखा इसीलिए ताकि हर कोई पढ़े, हर कोई समझे मेरे वर्क को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अपने वर्क के थ्रू। ठीक है, तो चौसर ने जो है कैंटरबरी टेल्स को भी चैंसरी डायलेक्ट में ही लिख दिया, जो आम लोगों का डायलेक्ट था। चौसर जो है इसी वजह से आज तक कैंटरबरी टेल्स के लिए बहुत माने जाते हैं, बिकॉज ये वर्क ही इतना इंपॉर्टेंट था, इतना डिसाइडिंग वर्क था, इतना एकदम रिप्रेजेंटेटिव था उस वक्त का, कि हमको पता लगता है कि नहीं, कितनी इंपॉर्टेंस है इस वर्क की। तो उनका ये जो एक वर्क, उनका ये जो वर्क है, ये एक्चुअली किस हिसाब से लिखा गया है, किस हिसाब से कंपाइल किया गया है, क्या है इस वर्क में। तो उनका ये जो वर्क है, एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है। ठीक है, जिसे मिडिल इंग्लिश में लिखा गया है। अब ये जो है, ये यूजुअली वर्क्स जब हम देखते हैं, या तो वर्स होते हैं, ठीक है, या तो प्रोज होते हैं। बट कैंटरबरी टेल्स की खूबसूरती ये है, इसकी खासियत ये है कि इसमें वर्स और प्रोज दोनों हैं। ठीक है, कुछ सेक्शंस जो है, कुछ नैरेटिव्स ऑफ स्टोरी, कुछ स्टोरीज जो है, नैरेटिव्स जो है वो वर्स फॉर्म में, एंड कुछ स्टोरीज जो है, नैरेटिव्स जो है वो प्रोज फॉर्म में। तो ये दोनों का कलेक्शन है, दोनों को कंपाइल करके लाया गया है। तो ये दिखाता है कि कितना, क्या खूबसूरती है इस वर्क में, कितना ब्यूटीफुल है ये वर्क। ठीक है, तो अब ये कैसे वर्क, मतलब ये जो कैंटरबरी टेल्स जो है, हाउ डज इट वर्क, इसमें होता क्या है। तो इन सभी वर्ड्स एंड प्रोज पार्ट्स को जो है एज पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट प्रेजेंट किया जाता है, एक ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स के थ्रू, जो साथ में साउथ वॉक से कैंटरबरी कैथीड्रल तक ट्रैवल कर रहे होते हैं रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए, सेंट थॉमस बैकेट की श्राइन की तरफ। अब साउथ वॉक जो है वो एक जगह है इंग्लैंड में। ठीक है, वहाँ पे एक इन होती है, टबार्ड इन, जहाँ पे ये लोग सब जमा होते हैं स्टोरी कहने के लिए। और इनको क्या करना होता है, इन द मीन टाइम पास के लिए हर कोई अपनी अपनी स्टोरी बोलने लग जाता है कि मेरे पास कौन सी स्टोरी है। ठीक है, तो उसमें एक चीज़ याद रखना, कभी कभी नेट में भी एग्जाम में आता है ये अक्सर सवाल कि मतलब वाइफ ऑफ बाथ के बारे में, वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वहाँ पे। ठीक है, तो अब साउथ वॉक से ये स्टार्ट करते हैं कैंटरबरी कैथीड्रल की तरफ, जहाँ सेंट थॉमस बैकेट जो है उनको
जब मार्टेडम हुआ उनका, तो उनको जब बेरी किया गया तो उनको कैंटरबरी कैथीड्रल में ही किया गया। तो वो बड़ी रिलीजियस प्लेस है क्रिश्चियंस के लिए। तो हर साल लोग जो है पिलग्रिमेज के लिए वहाँ जाते हैं, कैसे कैंटरबरी कैथीड्रल में सेंट थॉमस बैकेट की श्राइन की तरफ। और इसीलिए ये लोग भी जो ये पिलग्रिम्स यहाँ पे होते हैं ये वहाँ पे जाते हैं, ये पिलग्रिमेज के लिए इनको जाना होता है। एंड इन द मीन टाइम, ताकि इनका टाइम पास हो जाए, ताकि जब ये वहाँ जाएं तो उसकी तैयारी वैयारी से पहले ये स्टोरी सुना रहे होते हैं एक दूसरे को टाबार्डिन में। तो हर कोई अपनी अपनी स्टोरी सुनाता है। तो उन्हीं वर्स स्टोरीज का, वर्स नैरेटिव्स का, प्रोज नैरेटिव्स का एक कलेक्शन होता है जिसको ये फॉर्म करके कैंटरबरी टेल्स में कंपाइल कर देता है। तो उसके बाद जो है एक और इम्पॉर्टेंट राइटर हमारे पास आते हैं, जिनका नाम जॉन गोवर है। उनकी डेट्स 1330 टू 1408। ठीक है, इनकी 3 मेजर वर्क्स हैं जिनके लिए इन्हें जाना जाता है। तो पहला जो है दैट इज़ द मिरर डी लेओम। तो ये जो है एंग्लो नॉर्मन डायलेक्ट में ये लिखी है इनने। तो एंग्लो नॉर्मन डायलेक्ट, मैंने कहा आपको, जब नॉर्मन्स ने इन्वेड किया तो कैसे वो फिर एंग्लो सैक्सन से एंग्लो नॉर्मन में चेंज हो गया, बिकॉज फ्रेंच जो है वो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट वगैरह ऑफिशियल सब बन गई। तो जो मिंगलिंग हो गई आपस में लैंग्वेज की, लिटरेचर की, तो उस वजह से फिर डायलेक्ट जो है एंग्लो सैक्सन से एंग्लो नॉर्मन में चेंज हो गया। तो इनने ये पहली पोइम जो है उसी डायलेक्ट में लिखी है, एंग्लो नॉर्मन में। उसके बाद वॉक्स कैलेमेंटिस लिखी है, वो उनने लैटिन में लिखी है, बिकॉज उस टाइम अगेन फ्रेंच और लैटिन जो है वो दो बड़ी लैंग्वेजेस थी उस टाइम की। एंड तीसरी जो है वो कन्फेसो अमेंटिस है, जिनको इनने मिडिल इंग्लिश में लिखा है उस टाइम की। तो ये तीनों जो है वो लॉन्ग पोइम्स है। अब ये लॉन्ग पोइम्स क्यों हैं? जो मैंने कहा है कि जो एक कस्टम था एंग्लो सैक्सन के टाइम से ही, जो पहले से चला आ रहा है, कि एपिक पोइट्री वगैरह उस सब के बारे में बहुत लिखा जाता था, बिकॉज लोगों को कहानियाँ सुनना बड़ा पसंद था। ठीक है, तो उसी से चलते चलते निकलते निकलते अब ये लॉन्ग पोइम्स तक पहुंच गए थे। बिकॉज अब एपिक पोइट्री से क्या हुआ कि लॉन्ग पोइम्स में लोग शिफ्ट हो गए। एंड हमें देखने को मिलता है ये तीनों पोइम्स जो है ये बड़ी लंबी लेंथ की लिखी गई हैं, बहुत ही लंबी ड्यूरेशन की लिखी गई हैं। ठीक है, इसी वजह से तो इसलिए जो नरेशन इन पोइम्स का बहुत लंबा है। तो इन तीनों पॉइंट्स में हमें देखने को मिलता है कि जो उस टाइम के कॉमन मॉरल पॉलिटिकल थीम्स थे, बिकॉज वी नो कि उस टाइम पे जो भी लिखा जाता था उसका मेनली या तो रिलीजन पर्पस होता था, मॉरली लोगों को सिखाने की गलत क्या सही क्या है, जैसी करनी वैसी भरनी वगैरह वगैरह वो सब। एंड जो पॉलिटिकल थीम्स थी कि गवर्नेंस कैसे चलती है, मिनिस्टर क्या है, वो है, ये ऐसे क्या होता है, बिकॉज एकदम वो फैंटेस्टिकल एलिमेंट्स लगते थे कि हाँ यार हम पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, पर देखते हैं किंग का चेंबर कैसा होता है, क्वीन का चेंबर कैसा होता है, किंग कैसे वर्क करता है, हाउ डज ही रूल, राइट, हाउ डज ही फाइट, बैटल्स कैसे होते हैं। तो वो सब पॉलिटिकल थीम्स एंड मॉरल थीम्स, कॉमन मॉरल थीम्स जो है उस टाइम पे वो दिखती है हमें इस वर्क में। तो 1439 में जब जोहानस गुटेनबर्ग जो है प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट करते हैं, तो वो जो है किंग जेम्स बाइबल की प्रिंटिंग को स्टार्ट करते हैं। अब किंग जेम्स बाइबल क्या है? किंग जेम्स बाइबल जो है एक ऐसी ऑफिशियल बाइबल है जिसको ट्रांसलेट किया किंग जेम्स ने। ठीक है, उसका जो कोर्ट में जो उसके ट्रांसलेटर्स थे उन्होंने किया, बिकॉज हुआ क्या था, तब तक के लिए बहुत से लोग जो है उन्होंने ट्रांसलेशन की थी, जिसकी वजह से बहुत डिस्ट्रप्शन आ गया था रिलीजन में, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था, किसकी बाइबल माने, कौन सा ट्रांसलेशन माने, लोग बहुत परेशान हो गए। तो किंग जेम्स ने कहा कि नहीं यार, इसको ख़त्म होना है, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो एक स्टैंडर्ड बन जाए, जो एक रूलिंग बन जाए, सबके लिए कॉमन, सबके लिए अप्लाई हो जाए। तो उनने क्या किया, कोर्ट के थ्रू, अपने कोर्ट के थ्रू जो उनके ट्रांसलेटर्स वगैरह थे उनको कहा कि नहीं, अब आप यहाँ से इशू करिए एक ऐसा बाइबल ट्रांसलेट कीजिए जो हर किसी पे अप्लाई हो जाए, बिकॉज वो मेरे कोर्ट से निकलेगा तो हर किसी के अप्लाई होगा, उसको फिर चैलेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या हुआ फिर, किंग जेम्स बाइबल जो है उसको इशू किया गया कोर्ट के थ्रू वहाँ से। एंड फिर जो उसमें जो उसको कहा गया कि यही जो है एक फाइनल वर्जन ऑफ बाइबल है, अब जिसको बाइबल पढ़नी है यही पढ़नी है, इसके अलावा यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाना है। एंड उससे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि इंग्लिश जो है उस टाइम की डिसाइड होगी कि एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि अगर आपको अब इंग्लिश करनी है, अगर आपको इंग्लिश बोलनी है, लिखनी है, जो भी है, जिस भी पर्पज़ के लिए करनी है, वो आपको किंग जेम्स बाइबल को देख के ही करनी है। क्यों? बिकॉज एक ऑफिशियल लेवल से चीज़ आई है, जो भी इंग्लिश वहाँ लिखी गई है एक ऑफिशियल लेवल की चीज़ लिखी गई है। जो आपको अपनी इंग्लिश सीखनी है, पढ़नी है, बढ़ानी है, जो भी है, उस चीज़ को देख के करो, उसको एक स्टैंडर्ड बना दो, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से फिर इंग्लिश को अपने आप में अप्लाई करो, फिर उसी हिसाब से जाओ आप इंग्लिश के बारे में। ठीक है, तो उसके बाद फिर सीधी सी बात है, डिक्लेयर हो कि जो इंग्लिश है स्टैंडर्ड है इन्हीं की है।
ठीक। तो किंग जेम्स की जो बाइबल है ये 1611 में आई। तो 14 सेंचुरी में हमें कई रिलीजियस वर्क्स भी देखने को मिलते हैं, बिकॉज सीधी बात है रिलीजन का जो राइटिंग है अभी भी उसकी डोमिनेंस बहुत ज़्यादा थी। तो जिसमें जूलियन ऑफ नॉर्विच जो 1342 से लेके 1416 तक उनने ज़िंदगी गुजारी, उनके कई रिलीजियस वर्क्स हैं। एंड रिचर्ड रोल और एक राइटर है, उनके कई रिलीजियस वर्क्स हैं। ठीक। तो 1903 में जो जूलियन का वर्क आता है रेवलेशंस ऑफ डिवाइन लव, तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट वर्क बनता है। क्यों? बिकॉज ये पहला वर्क होता है इंग्लिश लैंग्वेज में जिसको एक वुमन लिखती है और एक कंप्लीट पब्लिश्ड बुक में ये पब्लिश होता है। ठीक है, बुक फॉर्म में। देखो 1920s 1930s तक भी वुमेन को उतना पढ़ाई का मतलब राइटिंग वगैरह का राइट नहीं था, इनको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं देते थे। तो उस लेवल पे उस टाइम पे एक वुमन का आना, उसका बुक लिखना, पूरी एक सॉलिड बुक लिखना, वो भी कोई आम चीज़ पे नहीं, एक फिलोसफिकल चीज़ पे, तो ये अपने आप में ही बड़ा रिफॉर्मेशन, बड़ा एक रेवोल्यूशनाइजिंग इवेंट था। ठीक है, तो ये बहुत एक डिफाइनिंग मोमेंट बनता है उस टाइम पे। तो एक वुमन का इंग्लिश लैंग्वेज में एक पूरी की पूरी बुक लिखना, तो 15वीं सेंचुरी से ही हमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स देखने को मिलते हैं। उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है लिमोटे डी आर्थर। तो ये जो वर्क है ये सर थॉमस मैलरी ने लिखा है एंड कैक्सटर ने इसको 1485 में प्रिंट किया है। ठीक है, तो ये जो है एक कंपाइलेशन है फ्रेंच और इंग्लिश आर्थोरियन रोमांसेस की। आर्थोरियन रोमांसेस मींस जो किंग आर्थर के अराउंड जो भी स्टोरीज बनी थी, जो आर्थोरियन लेजेंड्स लिखे गए थे, उन सब के डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंच में और बाकी इंग्लिश लैंग्वेजेस में जो भी थे उनका एक कंपाइलेशन था। तो उसको एक बुक में कंपाइल करके लाया गया था। ठीक है, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट बुक्स थी जो इंग्लैंड में प्रिंट की गई थी। देखो इंग्लैंड में प्रिंट हुई थी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। गुटनबर्ग में वहाँ आ गया था जर्मनी में प्रेस, लेकिन यहाँ जब इंग्लैंड में प्रेस आया उसके बाद जो बुक्स ये हुई, पब्लिश हुई, प्रिंट हुई, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट ये वाली है, लिमोटे डी ऑथर। ठीक है, तो इसका वर्क जो है एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस बना बाकी राइटर्स पे भी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर इस पे लेट मिडिल इंग्लिश के बारे में। ये हमारा जो इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री वाला इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाली जो सीरीज़ है उसको फिनिश करता है। तो अगला वीडियो जो है वो बिगनिंग्स ऑफ लिटरेचर पे होगा एंड कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स को लेके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।